तो स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट्स एविटामिनोसिस क्या होता है। देखो, विटामिनोसिस या एविटामिनोसिस के बारे में हम बात करेंगे तो विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसका जो एविटामिन्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है एविटामिनोसिस आप क्या समझते हैं, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तो आप देख लीजिए हिंदी में, एविटामिनोसिस कोई भी बीमारी है जो क्रोनिक या दीर्घकालिक कमी या मेटाबॉलिक रूपांतरण में दोष के कारण होती हैं, जैसे कि ट्रिप्टोफैन से नियासिन में रूपांतरण होना। उन्हें विटामिन के सामान अक्सर के से नामित किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये जो विटामिन्स का मतलब है, इसका मतलब होता है कि कोई भी डिजीज जो किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से लगती है। मान लीजिए अगर मैं कहने लगूँ कि नाइट ब्लाइंडनेस है, रिकेट्स है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से लगती है। तो जब कोई बीमारी किसी विटामिन्स की डेफिशिएंसी से लगती है तो उसको एविटामिनोसिस कहा जाता है। ठीक है, बात आ समझ में। ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है या लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है। ये बीमारी है तो कम समय के लिए स्टूडेंट लग सकती है या लॉन्ग टर्म के लिए या दीर्घकालिक समय के लिए लग सकती है। इसमें ट्रिप्टोफैन से नाइसिन जब ट्रिप्टोफैन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइसिन में, तो उस समय भी कोई बीमारी लग जाती है। तो जैसे ये कहने की कोशिश कर रहा है, एविटामिनोसिस का मतलब समझ लीजिएगा, हिंदी में बता रहा हूँ। पहले एविटामिनोसिस का संबंध होता है कोई भी बीमारी जो किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी, किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी से लगती है। कोई भी बीमारी जो किसी विटामिन्स की डेफिशिएंसी से कम या अधिक समय के लिए लगती हैं उसे हम एविटामिनोसिस कहा जाते हैं। ठीक है, एविटामिनोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी में समझ में आया। हिंदी में मैंने आपको डेफिनेशन बताया। अब बात आती है कि विटामिन्स क्या है, विटामिन्स के बारे में क्या होता है। विटामिन्स यूजुअली डिफाइंड एज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है। नॉट मेड, ये बॉडी में नहीं बनता है, ये बॉडी यानी शरीर के द्वारा नहीं बनता है। विच इज सोलबल आइदर इन द फैट या वाटर, ये तो वसा में घुलता है या फिर जल में घुलता है। इट इज ऑर्डिनरी नीड इन ओनली द मिनट ऑफ क्वांटिटी, माइनेट ऑफ क्वांटिटी। इसकी मात्रा हमें मतलब इसकी कम मात्रा में हमें हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। टू एक्ट टू को फैक्टर इन वैरायटी ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, ये जो फैक्टर्स हैं, बहुत सारा जो वैरायटी होती है, यानी कि बहुत सारी विभिन्नता में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन इसके अंतर्गत होती है। बस आप ये याद रखिए कि विटामिन्स क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के द्वारा नहीं बनता है, हमारी बॉडी में नहीं बनता है। नोट ये लिखा भी है, नॉट मेड बाय द बॉडी। ओके, शरीर के द्वारा नहीं बनता है, इसकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें ये तो जल में घुल सकती हैं या वाटर में घुल सकती हैं, दो तरीके से हैं। अब जल में घुलने वाली विटामिन कौन कौन सी होती है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपका विटामिन बी एंड सी है। विटामिन बी एंड सी जितनी भी होती है ये सारी की सारी वाटर में घुलनशील विटामिन होती हैं। और जो आपका के है, ई है और डी है और ए है, ये सारी की सारी वसा में घुलनशील विटामिन होती है। विटामिन अगर आप याद ना करना चाहते हो तो मैं इसका एक तरीका भी बता देता हूँ। देखो, कीड़ा, KEDA, कीड़ा। अगर आप कीड़े को वसा में डालोगे, यानी कि फैट के गिलास में डालोगे, कहाँ डालोगे स्टूडेंट, फैट के गिलास में डालोगे। किसको, कीड़ा को। अगर आपने कीड़ा को फैट के गिलास में डाल दिया और उस गिलास में फ़ैट भरा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, सोलुबल हो जाएगा। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि फैट में फैटी सोलुबल या फैट सोलुबल विटामिन कौन कौन सी हैं, के है, डी है, ई है और ए है। और जबकि वसा में वाटर में घुलनशील विटामिन की हैं बी और सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी, सी जितनी भी होती हैं सारी की सारी ये जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात ये आती है कि टाइप्स ऑफ विटामिन्स होती हैं। बिल्कुल, विटामिन ए होता है जिसकी डेफिशिएंसी से आपका ब्लाइंडनेस वगैरह हो जाता है। ठीक है, थायमिन की कमी से बेरी एक बीमारी हो जाती है। नाइसिन की कमी से एक पेलेगरा एक बीमारी हो जाती है। विटामिन B12 की कमी से आपका मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया जिसको आप बोलते हैं, एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी कमी से आपकी स्कर्वी एक बीमारी होती है जो दांतों में लगती है, दांत मसूड़े से खून आने लगता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि आप कह सकते हो कि हड्डियाँ जो होती है कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये तो विटामिन की डेफिनेशन थी और इसके प्रकार मैंने आपको बताए। इसके कोजेज क्या होते हैं, डिक्रीज द इंटेक
इंटेक में कमी होती है, इम्पेयर्ड एबोर्शन, ये सब आप लिख सकते हैं, बेकार अवशोषण होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, अपर्याप्त स्टोरेज हो जाता है। तो ये तो आप लोग देख ही सकते हो। विटामिन ए की कमी किसके कौन कौन से सोर्स हैं, मीट है, एग्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, बीटा कैरोटीन वगैरह, ये सब चीज़ें आप देख लेना, आपको पता है क्या क्या कमी होती है विटामिन ए की कमी से। तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है, अभी मैंने बताया, आँख अंधापन, ठीक है, ये सब मैनेजमेंट है कि आप अच्छे से अच्छे हरी सब्जियाँ लो। विटामिन डी के बारे में आपको तो पता है, बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उन्हें धूप दो, ठीक है, सनलाइट दो, रिकेट्स, इस तरह की बीमारी बच्चों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये सब विटामिन्स के बारे में तो ज़्यादा नहीं आता है आपके यहाँ से, बस वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने पूछा। अब बात आती है विटामिनोसिस क्या मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर लिखा है, विटामिनोसिस इज एनी डिजीज कॉज्ड बाय द क्रोनिक या फिर लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी या कॉज्ड बाय द डिफेक्ट इन मेटाबॉलिक कन्वर्जन सच एज द ट्राइप्टोफैन टू नाइसिन, दे आर डिजेनेटेड बाय द सम लेटर देन, ठीक है। द विटामिन इस तरह के हैं। विटामिनोसिस क्या होता है, एक बीमारी होती है, किसी आपने देखा होगा जब कोई बीमारी किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से, किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से लगती है और वो लॉन्ग टर्म के लिए लगती है, शॉर्ट टर्म के लिए लगती है, उसमें क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म कन्वर्जन जो होता है वो डिफेक्ट होता है, उसमें कमी आ जाती है, तो उस वजह से ये विटामिनोसिस कहलाते हैं। तो विटामिनोसिस का मतलब समझ गए, एक बीमारी होती है जो किसी न्यूट्रिएंट की या किसी विटामिन्स की डेफिशिएंसी से या तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए लगती है, ठीक है। इसमें मैंने आगे आपको बता ही दिया है, ये सब हिंदी में मैंने बता दिया है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका विटामिनोसिस। अगर आपसे विटामिन्स के बारे में पूछे, ए के बारे में पूछे, बी के बारे में पूछे, तो मैंने यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन एक था, उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्मेंटेशन, ओके। किण्वनीकरण क्या होता है, किण्वनीकरण क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है। देखो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जो रोटी होती है या शराब वगैरह जो बनती है, जो सिरका आपने देखा होगा, शुगर से, गन्ने से सिरका बनता है, दैट इज द कंडीशन ऑफ द फर्मेंटेशन, ओके। फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वनीकरण करना, यानी कि उसके अंदर ऑर्गेनिज्म आएंगे और उसको क्या करेंगे, फर्मेंटेट करेंगे। तो बस थोड़ा सा हम इसकी डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा क्वालिटी डाउन है इसकी, फिर भी हम पढ़ेंगे, जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से देखना। फर्मेंटेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, दैट गेट द एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, और जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो उसके लिए नॉट रिक्वायर द ऑक्सीजन, और इसके लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हमें एनर्जी मिलती है। किससे मिलती है, जिससे या आप कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी देता है, लेकिन इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अल्कोहल है, उसके लिए आपको हाइड्रोजन, अब यहाँ पर देख सकते हैं ग्लूकोज है, ग्लूकोज को एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो आप जो ग्लूकोज बना है C6H12O6, इसको हमने अगर तोड़ा है, वो फर्मेंट अलग किया है, तो ये अल्कोहल बना है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। तो ये आप कह सकते हैं कि फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। बट थोड़ा सा क्लियर करेंगे कुछ डेफिनेशन के साथ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, fermentation is a biological process. Fermentation is a biological process that produce the chemical change in the organic substance through the action of enzyme. Okay, तो किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है या क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। यानी कि जो आप कह सकते हैं कि ये क्या है कि जो सरल, यानी कि जो सिंपल और कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, जटिल जो डिफ़िकल्ट, या आप कह सकते हैं या कह सकते हैं कॉम्पैक्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, किण्वीकरण क्या है। किण्वीकरण एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है।
पाव, रोटी या बिस्कुट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बिस्कुट आप लोग खाते हैं, पाव बड़ा पाव खाते होंगे आप लोग, पाव देखा होगा आपने, तो वो क्या है, फर्मेंटेशन के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई इतनी, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका कि 2 सल्फरयुक्त अमीनो अम्ल के नाम बताने हैं। 2 सल्फरयुक्त अमीनो अम्ल के नाम, यानी कि जिसके अंदर कुछ अरे सिंपल सी बात है, इसने पूछा है अमीनो एसिड बताना है। अमीनो एसिड में अमीनो एसिड बताने हैं जिनके अंदर सल्फर ज़रूर होता है। सल्फ़र के बारे में 2 नंबर का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप क्या बता सकते थे, मैथोनिन बता सकते थे, काइस्टीन बता सकते थे, टोरनाइन बता सकते थे, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई आप 2 बता देते हैं तो आपको मैथोनिन बता देते तब भी आपको 2 नंबर मिल जाता। चलो मैं दिखा देता हूँ फिर। ये देखिए आपका मैथोनिन अगर आपसे पूछ लेता है तो मैथोनिन ये रहा, इसका लाइन फार्मूला ये रहा, मोलिकुलर वेट इसका इतना होता है। दूसरा है काइस्टीन, काइस्टीन इसके अंदर भी सल्फ़र होता है, तो इसके अंदर सल्फ़र की मात्रा होती है स्टूडेंट, ठीक है। और इसका मोलिकुलर वेट भी 121.16 ग्राम होता है। और उसके बाद होता है आपका ट्यूराइन, TAURIN, ट्यूराइन, ठीक है। ट्यूरिन या काइस्टीन या मैथोनिन, ये तीनों होती हैं। इनमें से 2 का आपसे पूछा था कि इनके अंदर सल्फ़र की मात्रा होती है। बिल्कुल ये अमीनो एसिड है जिनके अंदर सल्फ़र की मात्रा होती है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। तो ये पेप्टाइड क्वेश्चन है आपका नंबर 4, पेप्टाइड, वो मैं दिखाना मेरे याद नहीं रहा। तो पेप्टाइड से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेप्टाइड में देखो सबसे पहले क्या है, पेप्टाइड की परिभाषा। पेप्टाइड अमीनो एसिड की एक छोटी सी श्रृंखला है जो रासायनिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। जुड़े अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला एक पेप्टाइड है। कोशिकाओं के अंदर निर्मित प्रोटीन या एक या अधिक पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं। देखो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग यहाँ पर लिख सकते थे। पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड्स अमीनो एसिड क्या होते हैं, ये एक यहाँ पर लिखा है, पेप्टाइड अमीनो एसिड एक छोटी श्रृंखला है, यानी कि इस शॉर्ट चेन है जो रासायनिक बॉन्ड से जुड़ी होता है, जो कनेक्ट होता है रासायनिक बॉन्ड, ठीक है। जो ये क्या करती है, अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला एक पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। बहुत सारी जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी एक श्रृंखला क्या कहलाती है, पॉलीपेप्टाइड कहलाती है। कोशिकाओं के अंदर ये क्या काम करते हैं, कोशिकाओं के अंदर ये प्रोटीन निर्मित जो प्रोटीन होती है उनके अंदर, कोशिकाओं के अंदर जो निर्मित प्रोटीन होती है या एक या अधिक पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं, ठीक है। निर्मित प्रोटीन से बने होते हैं या फिर आप कह सकते हैं एक या एक से अधिक जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनसे ये बने होते हैं। पेप्टाइड का मतलब हो जानना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, आप लिखा हुआ है। पेप्टाइड्स ग्रीक शब्द पेप्टोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है पचा हुआ। पेप्टोस शब्द पेसिन शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है पचाना, डाइजेस्ट करना। पेप्टाइड प्रोटीन के छोटे संकलन हैं जो अमीनो एसिड के छोटे तार यानी कि 2 या 50 के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स उनसे जुड़े होते हैं। तो इतना सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग इसे लिख सकते हो। अब मैं इंग्लिश में बात करूँगा, इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए ये पेप्टाइड्स की डेफिनेशन है। पेप्टाइड्स ए शॉर्ट पॉलीमर, अभी मैंने बताया, एक शॉर्ट पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड joined by the peptide bonds, they are the classified in the number of the amino acid in the chain। हम एक शॉर्ट पॉलीमर, पेप्टाइड क्या होता है, एक शॉर्ट पॉलीमर ऑफ द अमीनो एसिड होता है जो श्रृंखलाओं से बंधा होता है, जो बॉन्ड से बंधा होता है। ये इनको हम क्लासीफाइड कर सकते हैं द नंबर ऑफ द अमीनो एसिड इन द चैन। उस चैन के अंदर कितने अमीनो एसिड हैं उनके आधार पर इनको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लासीफाइड कर सकते हैं। जैसे डिप्टाइड होता है, इसके अंदर 2 होते हैं। ट्रैप्टाइड होता है, इसके अंदर 3 होते हैं। पेप्टाइड होता है, इसके अंदर 50 अमीनो एसिड होते हैं, 30 से 50 अमीनो एसिड होते हैं। तो आप इसको क्लासीफाई भी कर सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो भाई पेप्टाइड्स क्या होता है। पेप्टाइड्स मैंने अभी बताया कि शॉर्ट पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड जॉइंड बाय द चेन पेप्टाइड बॉन्ड, जो किसके द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ये इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं उन नंबर 1 डिप्टाइड जिसके अंदर 1 अमीनो एसिड होता है, डिप्टाइड यानी कि 2, सॉरी, ट्राइप्टेड यानी कि 3 और पॉलीपेप्टाइड यानी कि 50 अमीनो एसिड। प्रोटीन ए बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल कंटेनिंग द लिस्ट 30 to 50 अमीनो एसिड जॉइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स। प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन की डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है। प्रोटीन एक बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है जो जिसके अंदर क्या होता है 30 से 50% अमीनो एसिड होता है जो ज्वाइन होता है पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गया प्रोटीन की भी और पेप्टाइड की भी, मैंने डेफिनेशन क्लियर कर दी है। अगर किसी को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। किसी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है।
तो मैंने बता दिया पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, ये डिस्कस हो चुका है, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह में जो एंजाइम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। पहले हम यहाँ पर हिंदी में बात कर लेते हैं। एक प्रोस्थेटिक समूह या गैर अमीनो एसिड एक घटक है जो हेट्रोप्रोटीन या संयुग्मित प्रोटीन की संरचना का एक हिस्सा है। एपोप्रोटीन से कसकर जुड़ा हुआ है। कोष ब्रेड के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। गैर प्रोटीन और गैर सहसंयोजक बंधन द्वारा एंजाइम एपो एंजाइम से बांधता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन के लिए समझ में आई। एक और ये क्या कह रहा है, कहने की कोशिश ये जो कर रहा है मैं बता देता हूँ आपको सिंपल सा। प्रोस्थेटिक ग्रुप गैर एमिनो एसिड घटक है। गैर एमिनो एसिड मतलब होता है कि इसके अंदर एमिनो एसिड नहीं होता है, जो हेट्रोप्रोटीन या फिर संयुग्मित जो प्रोटीन की संरचना का एक हिस्सा उसे आप कह सकते हो। एपोप्रोटीन से जो एपोप्रोटीन्स वगैरह जो होती हैं उससे वो जुड़ा हुआ होता है। कोष ब्रेड के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, यानी कि वो वहाँ से नहीं जाना चाहिए, वो कनेक्टेड होना चाहिए उससे। जो गैर प्रोटीन को गैर सहसंयोजक बंधन के द्वारा एंजाइम जो होता है वही उसको कनेक्ट करता है, एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम बोला जाता है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहे तो और भी इसमें आगे पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, एक आयरन युक्त कृत्रिम समूह है जो साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन, माइक्रोग्लोबिन, कैटालेज और पैराऑक्सीडेज में मौजूद होता है। तो आगे अगर चाहिए तो आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे जनरेट होते हैं। अब हम देखेंगे इंग्लिश में। अगर आपको इसकी एक लाइन में प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम की अगर आपको एक लाइन में डेफिनेशन चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम स्ट्रक्चर जो होते हैं वो टाइटली इंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब टाइटली बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं, टाइटली इंटीग्रेटेड इनटू द एंजाइम, ओके। एंजाइम से स्ट्रक्चर बाय द कोविलेंट या नॉन कोविलेंट फोर्स, ओके। यानी वो तो या फिर आप कह सकते हैं कोविलेंट या नॉन कोविलेंट जो फोर्स वगैरह होते हैं उसके द्वारा जो आपके जो एंजाइम होते हैं वे क्या होते हैं, अमीनो एसिड वगैरह जो होते हैं उनसे भी क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, टाइटली बंधे होते हैं, तो उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ऑर्गेनिक की बात करें तो आपका पायरोडॉक्सिल आपका फॉस्फेट होता है। फेल्विन की बात करें तो इनका पूरा नाम भी आप लोगों से पूछ सकते हैं आपके, बट इतना ज़्यादा नहीं आता है। तो बट डेफिनेशन का मतलब होता है कि टाइटली इंटीग्रेटेड
2023 का जो पेपर है उसका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा है द नेम ऑफ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन आरएनए, यानी कि जो आरएनए होता है उसके अंदर कौन सा नाइट्रोजनस बेस यानी कि पाया जाता है, नेम लिखना था। यूरेसिल बेस का नाम आपने सुना होगा, यूरेसिल जो होता है आरएनए में होता है। बाकी बहुत सारे हैं, उनमें से मैं आपको बता देता हूँ नाम। देखो इनमें से आप लिख सकते हैं एडेनिन लिख सकते थे, साइटोकाइनिन लिख सकते थे, यूरेसिल बेस लिख सकते थे और ग्वानिन लिख सकते थे। इनमें से आपको केवल 2 नाम लिखने थे तो आपको 2 नंबर मिल जाते। ठीक है, तो आरएनए कंसिस्ट द 4 नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, साइटोसाइन, यूरेसिल एंड ग्वानिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका था, आंसर इसका मिल गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है विटामिन्स क्लासीफाई द विटामिन्स ऑन द बेसिस ऑफ सोलेबिलिटी, राइट द नेम ऑफ ओनली। ओके, नाम लिखना है आपको, क्लासीफाई ज़्यादा नहीं करना है। मैंने अभी बताया था जो विटामिन्स होती हैं, विटामिन्स क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ये, और इनको हमने अभी एविटामिनोसिस जो मैंने अभी बताया था, एविटामिनोसिस के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, उसमें उन्होंने बताया था कि देखो जो विटामिन्स होते हैं घुलनशील के आधार पर बताना है। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील होती हैं, एक वसा में घुलनशील होती है। जो जल में घुलनशील विटामिन्स होती हैं यानी कि वाटर सोलुबल विटामिन में कौन सी होती है, विटामिन बी और सी होती है। और फैट में घुलनशील विटामिन जो होती है वो आपका KEDA कीड़ा होती है, विटामिन के होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है। तो ये आपका किस में घुलनशील विटामिन है, आपके ये फैट में घुलनशील विटामिन हैं, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है एपो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम के बारे में बताइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एपो एंजाइम लिखा है एपो एंजाइम या एपोप्रोटीनिक एंजाइम का एंजाइमेटिक रूप से एक निष्क्रिय प्रोटीन हिस्सा होता है जिसे इसकी गतिविधि के लिए एक सहायक की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक आरएनए के अलावा अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइमों को सहायक की आवश्यकता नहीं होती। जिन एंजाइमों को किसी सहायक की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें सरल एंजाइम कहते हैं, जैसे पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ठीक है, ये इसका आंसर है। एपो जो एंजाइम होते हैं, सिंपल सी बात यह है, एपो एंजाइम जो होते हैं ये एंजाइम का एंजाइमेटिक रूप से एक निष्क्रिय प्रोटीन हिस्सा होता है, डिसेबल पार्ट होता है प्रोटीन। इसकी गतिविधि के लिए, इसकी मूवमेंट के लिए किसी एक सहायक की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिनको सहायक की आवश्यकता होती है उन्हें एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। जिनको सहायक की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे पेप्सिन वगैरह, ट्रिप्सिन है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसे लिख सकते हो या याद कर सकते हो। यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हो, एपो एंजाइम या एपोप्रोटीन इज एंजाइमेटिकली इनएक्टिव प्रोटीन पार्ट एन एंजाइम विच रिक्वायर ए कोफैक्टर फॉर इट्स एक्टिविटी है। अगर इसको एक्टिवेट करना है तो किसी कोफैक्टर की आवश्यकता होगी। ये पार्ट फ्रॉम द कैटालिटिक आरएनए मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर अ प्रोटीन, नॉट ऑल द एंजाइम्स रिक्वायर ए कोफैक्टर। एंजाइम दैट डू नॉट रिक्वायर एनी फैक्टर्स आर नोन एज सिंपल एंजाइम लाइक पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन। ओके, दैट इज क्लियर। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर का कल आपके एग्ज़ाम में दिखने की संभावना है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो डिस्कस द इम्पोर्टेंस, अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। अब मैंने लगभग 9-10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग चलते हैं भाई। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है ये। पेपर में आने वाला सवाल है, इसको ध्यान से रखिए ना। चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है इसके बारे में बताइए। तो बिल्कुल, बायो प्लस केमिस्ट्री, बायो मीन्स होता है लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स होते हैं केमिकल, द रिएक्शन, इंटरेक्शन, प्रिंसिपल, प्रोसेस एंड द मेथड ऑफ द सस्टेनिंग लाइफ। ओके, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द बायो मोलिक्यूल्स एंड देयर द रोल इन द लिविंग सिस्टम। ओके, बायोकेमिस्ट्री विज्ञान की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं बायो मोलिक्यूल्स एंड उसके लिविंग सिस्टम में क्या रोल्स हैं, क्या भूमिका है उसके बारे में। केमिस्ट्री आप कह सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ लाइफ या लिविंग बीइंग द बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो ये बहुत सारी डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं। कुछ इसमें मैं हिस्ट्री ऑफ ब्रांच
बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। स्लाइडेन सेवान इसके बारे में बहुत ये सेल थ्योरी दी थी इन्होंने, कोशिका स्लाइडेन सेवान ने 1840 में, ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिए। कुछ और थी हैंस कर्ब्स, कुछ जेम्स वाटसन ने, एडवर्ड एंड हेनस, ये देख लेना आप हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी हो तो, बट मुझे नहीं लगता इसमें कोई इंपॉर्टेंट डेट है। लुईस पास्चर वाली, लुईस पास्चर का है ये रहा लुईस पास्चर। पॉस्चराइजेशन दिया था 1854 से 1864 में। फर्मेंटेशन कोज बाय द माइक्रोजन, इन्होंने प्रूव किया था, लुईस पास्चर ने प्रूफ ये किया था कि जो फर्मेंटेशन होता है यानी कि जो किण्वन होता है वो किसके द्वारा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। इसको साबित करा किसने, लुईस पास्चर ने किया। कब किया, 1854 से 1864 के बीच में। बाकी अगर आपको और अच्छा लगे तो इनमें से वाटरसन एंड क्रिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 1953 में इन्होंने क्या दिया था, डबल हेलिक्स जो आरएनए मॉडल्स था उस पर इन्होंने दिया था ये डबल हेलिक्स, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री पर बात करेंगे हम। यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन ये है हमारा 10 नंबर का है। इन एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री प्ले वैल्यूबल रोल इन द फार्मिंग, फिशरीज, पोल्ट्री एंड सेरिकल्चर, बी कीपिंग एक्सेट्रा। तो जो बायोकेमिस्ट्री है एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, किसके लिए, वैल्यूबल रोल निभाती है फार्मिंग, फिशरी फार्मिंग, मछली पालन के लिए बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट रोल है। पोल्ट्री के लिए, मुर्गी अगर पालना है तो बायोकेमिस्ट्री जो रसायन का प्रयोग होता है। सेरिकल्चर के लिए, बी कीपिंग के लिए यानी कि आपको मधुमक्खी पालन करना है, सेरिकल्चर करना है। दूसरा है क्रॉप इंप्रूवमेंट विद द स्पेसिफिक कैरेक्टर, किसी फसल का स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए भी बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत होती है। क्रॉप इंप्रूवमेंट, फसल इंप्रूवमेंट यानी कि क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए भी है। फसल में उन्नत किस्मों के लिए भी आप कह सकते हैं, फसल में जो सुधार वगैरह है उसके लिए भी है। इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक क्रॉप्स को, किसी एक स्पेसिफिक क्रॉप की क्या कर सकते हैं आप, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके अंदर जीन वगैरह जो होता है चेंज वगैरह करके। स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट पेस्टिसाइड मॉलिक्यूल्स, पेस्ट, देयर द बिहेवियर एंड द कंट्रोल, उसके किसी भी पेस्टिसाइड को, किसी भी कोई पेस्ट है उसके स्टडी कर सकते हैं उसके इंटरेक्शन को, ताकि उसके बिहेवियर का पता लग सके, उसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। टॉक्सियोलॉजिकल इफेक्ट पेस्टिसाइड ह्यूमन एंड द एनिमल्स सेफ्टी पर्पज, टॉक्सियोलॉजिकल इफेक्ट जो होते हैं, जो आप लोग ने देखा होगा, आदमी जब पेस्टिसाइड कहता है फसलों पे तो कभी कभी वो बीमार हो जाता है ना, उसको चक्कर आने लगता है, दैट इज़ उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सेफ्टी पर्पज उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। इफेक्ट यूज मेथड ऑफ द यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर, प्रोडक्टिविटी, इक्वलिटी, इंप्रूवमेंट द क्रॉप एंड कंज्यूमर ऑफ सेफ्टी। ये इफेक्ट ऑफ यूज एंड मेथड ऑफ यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका इफेक्ट क्या है, उनका कैसे प्रयोग करेंगे, किस विधि से प्रयोग करेंगे, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से फर्टिलाइज़र है, कौन से बायो फर्टिलाइजर्स हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। चेंज स्टोरेज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, रैपनिंग, फ्रूट्स एंड स्पॉलेज, ख़राब वगैरह होने से बचाने के लिए भी ज़रूरी है। इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन वो सेम है ये। तो ये 10 पॉइंट थे स्टूडेंट्स, आप इनको जरूर याद रखें। वाटर की बात करें तो आप फिर द बॉन्ड ऑफ द वाटर 70 से 90% होता है, सॉलिड इतना होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये 10 पॉइंट थे, अगर आप लोग इनको लिख देते हैं एग्ज़ाम में तो इसकी संभावना है आपके एग्ज़ाम में आने की। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का पूछा जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर्स, मॉलिक्यूल्स में इंपॉर्टेंस है इसका, मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोब, स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिस ऑफ लाइफ मॉलिक्यूल में है। कंट्रोल द रेगुलेट द प्रोसेस, रेस्पॉन्सिबल ऑफ द एनर्जी। तो ये क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंस है, 10 नंबर का आपके यहाँ पर आने की संभावना पूरी है, इसको पढ़ के जाइएगा ज़रूर। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, पोस्टथेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम, ये क्वेश्चन अभी इससे पहले मैंने डिस्कस किया था, ये आया था शॉर्ट नोट लिखने के लिए। ये पोस्टथेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम मैंने अभी बताया था कि जो बॉन्ड टाइटली बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं पोस्टथेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम। सेलुलोज की परिभाषा आप लोगों से पूछी गई है, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं सेलुलोज क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इज द मेन सब्सटेंस, एक मेन सब्सटेंस होता है, मेक अप द सेल वॉल। कोशिका, आपने देखा होगा कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति बनाने में किसका काम होता है, सेलुलोज का काम होता है। तो आप कह सकते हैं जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज एक प्रकार का फाइबर्स होता है
जो हमारी जो बॉडी के अंदर जो सेल वॉल होते हैं या कोशिका जो भित्ति होती है उसको बनाने में इसका फाइबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सेलुलोज इज द 30% ऑफ द ट्री एंड कैन बी द मेड इनटू द पेपर ए पॉलीसैकेराइड दैट इज द कंपोज द ग्लूकोज मोनोमोरस एंड इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट, ठीक है। 30% ट्री में होता है, ये पेपर बना सकते हैं आप, पॉलीसैकेराइड वगैरह। सिंपल सा डेफिनेशन है, सेल्यूलोज क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो कोशिका भित्ति बनाने का काम करता है, उसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। इतना बहुत था, बाकी आपकी मर्जी है, और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। आवश्यक अमीनो एसिड के बारे में बताइए, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, जिनको हमें चाहिए। 2 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं। एक में अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, जिन्हें आवश्यक अमीनो एसिड बोलते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। एक में अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनावश्यक अमीनो एसिड बोलते हैं। कोगुलेशन क्या होता है, प्रोटीन, इसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वो सब बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं अमीनो एसिड के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, ये अमीनो एसिड है, ये इसेंशियल अमीनो एसिड है, जैसे आपका ल्यूसीन है, ल्यूसाइन है, लाइसिन है, थेरोनाइन है, वेलाइन है, ट्राइप्टोफेन है, मेथोनेन है। तो ये कौन से हैं, ये अमीनो एसिड हैं, आवश्यक अमीनो एसिड, इनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को आवश्यक होगी। दूसरा होते हैं नॉन इसेंशियल, इनके लिए हमारी बॉडी की उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। एलेनिन, एस्पेरेजिन, एस्पेरेटिक एसिड हैं, ग्लाइसिन, ट्रायोसाइन, सेराइन, प्रोलाइन, इनमें से कोई आपको 2 लिखना था, इसेंशियल 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। सेमी के लिए बात करें तो आर्गेनाइन होता है और हिस्टेडाइन होता है, ये आप लिख सकते थे। ये हमारी बॉडी के लिए आधी ज़रूरत है, आधी नहीं ज़रूरत होती है। मतलब कहना का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, बिल्कुल जो चाहिए हमारी बॉडी के लिए, वो तो ये है। आप इनमें से 2 लिख लेता है। जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है वो ये हैं, और जो हमारी बॉडी के लिए सेमी इसेंशियल है, मतलब कुछ आवश्यक है कुछ नहीं, तो ये हिस्टेडीन वगैरह होते हैं, ये सब अमीनो एसिड। देखो कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में क्या होता है। कोगुलेशन का मतलब होता है जमना। आपने नाम भी सुना होगा कि क्या होता है कि खून का थक्का जमना, ऐसे भी आप लोगों ने सुना होगा कि खून का थक्का जमने के लिए हमारा खून का थक्का जम जाता है, तो इस वजह से भी होता है। तो कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है कि जब प्रोटीन का जमना। अब प्रोटीन क्या होते हैं, देखो अगर एक बार प्रोटीन जम गई यानी कि कोगुलेशन हो गई, तो उसको तरल अवस्था में लाना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप लोगों ने पनीर देखा होगा, पनीर क्या है, प्रोटीन है, पनीर एक प्रोटीन है भाई। और जब ये कोगुलेटेड हो जाता है, जम जाता है, तो ये एक सॉलिड बन जाता है ना भाई, तो इसको तरल अवस्था में लाना एक मुश्किल हो जाता है, तो उसे हम कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी आप लोग सभी जानते ही होंगे। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, किन्हीं दो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर दीजिए। तो आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे सकते हैं, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर दे सकते हैं। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। तो ये आपको लिखना था स्टूडेंट, ठीक है। ग्लूकोज 2 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं आपका, ठीक है, ग्लूकोज होता है और उसमें फ्रुक्टोज वगैरह होते हैं। फ्रुक्टोज देख रहा हूँ कहीं मिल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इनका स्ट्रक्चर जरूर याद कर लीजिएगा। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड जितने भी होते हैं सॉरी जितने भी मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उनको जरूर याद करके जाइएगा, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएंगे जरूर, ठीक है। तो ये आप जो देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन जो थे वो मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आप लोग। लिपिड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, लिपिड्स, ठीक है। बाकी ये वीडियो है वो शाम को आएगा, ठीक है, शाम तक वेट कीजिएगा। अभी इनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ओके एवरीवन, थैंक यू।